अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की किताब क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा पार्ट उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक है श्यामा चरण दुबे। तो बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति ये एक ऐसा संकलित निबंध है जिसमें क्या बताया गया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति इसकी बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को ये पाठ प्रस्तुत करता है। मतलब लेखक का ये मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण ऐसी ऐसी वस्तुओं के पीछे भी भाग रहे हैं। क्योंकि हमारी जो नजर है उन वस्तुओं की गुणवत्ता यानी गुणों पर नहीं है, बल्कि क्या होता है कि संपन्न और शिष्ट जन द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को हम अपनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कल्पना कीजिए, आप देखते हो कितने सारे ऐड हैं जो बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को मिले हुए हैं। तो क्या होता है, जब हम उनके जो विज्ञापन देखते हैं जो उनके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम लोग उनके जैसी जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। और अगर कुछ वयस्क लोग नहीं भी ऐसा चाहते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी वयस्क उसको देख रहे हैं उस विज्ञापन को, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी किशोरावस्था के बच्चे हैं, वो लोग तो ऐसे आकर्षित हो जाते हैं इन चीजों पर कि वो उसके लपेटे में आ जाते हैं, यानी उसके लालच में आ जाते हैं। तो होता क्या है कि उस शैली को जो सामान्य जन है वो भी अपनाना चाहता है। फिर यह सभ्यता के विकास के लिए चिंताजनक बात है। तो इस पूरे पाठ में ऐसा ही बताया जाएगा जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि समाज में अशांति बढ़ेगी, विषमता बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा लेखक इसलिए कह रहा है क्योंकि आप रोज जो हमारा अखबार है यानी न्यूज़पेपर है, आप उसमें इस तरीके की बातें पढ़ते हैं कि बच्चे क्यों क्राइम कर रहे हैं, कि वो तो किशोरावस्था के बच्चे थे या उससे बड़े युवा अवस्था के बच्चे थे, एटीएम लूटने तक में आ गए, या किसी की चेन खींच रहे हैं, या मोबाइल छीन कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गई है कि हमें महंगे से महंगी चीजों को अपने पास यानी लग्जरी को अपने पास रखना है, गैजेट्स खरीदने हैं। इसलिए नहीं वो कर रहे कि उनको रोटी की समस्या है। मतलब एक समय था कि जब आदमी चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उसको रोटी की समस्या है। आज का चोर जो है वो रोटी की समस्या के लिए चोरी डकैती नहीं कर रहा। वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उस दिखावे की संस्कृति, क्योंकि हम नहीं जानते, आप बड़े अनजाने रूप से उस तरफ ढकेले जा रहे हो। तो ये जैसे पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो बच्चे बहुत बार कहते थे मैम ये तो पाठ बड़ा बोरिंग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि उपभोक्तावाद वो शब्द ही उनको थोड़ा ये लगता है कि मैम ये जो है बड़ा नीरस पाठ होगा। नहीं, बहुत ही रोचक और बड़ा ही आपके लाभदायक ये पाठ है, क्योंकि ये वो चीज है जो आप कर रहे हो। और कुछ बच्चे जान के कर पाते हैं, बच्चे या बड़े, और कुछ अनजाने में भी कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं जो किशोरावस्था और युवावस्था की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इसी दिखावे की संस्कृति में समाज को गर्त में गिरा रहे हैं। अच्छा, इस पाठ के लिए ना हमें एक चीज जाननी बड़ी जरूरी है। कुछ इसके शब्द ऐसे हैं क्योंकि जो आपको समझने जरूरी है। जैसे एक शब्द आया इसमें, सांस्कृतिक अस्मिता। अस्मिता का मतलब क्या होता है बच्चों? पहचान। और संस्कृति क्या है? कह रहा हम भारतीयों की अपनी संस्कृति की एक पहचान है, और ये सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। यानी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ही देखते हो कितने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, कितने सारे जातियों के लोग हैं, कितने सारी भाषाओं के लोग हैं। उन सबको मिला जुला के एक संस्कृति हमारी बनती है, और इस सांस्कृतिक पहचान को हम कहते हैं सांस्कृतिक अस्मिता, है ना। कि बहुत सारी जाति है, भाषा है, यानी मैं हर दूसरा तीसरा आदमी कम से कम 4 से 5 भाषाएं जानता है, या इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। और हमारा अगर कोई बंगाली दोस्त है, हमें बंगाली में भी हम बहुत सारी चीजें समझने लगते हैं। हम गुजराती को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, है ना। ऐसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि इन सबको, भाषाओं को लेके या उनके कल्चर को भी समझते हैं, उनकी संस्कृति को, कि इनके यहाँ ये खान पान है, इनके यहाँ ऐसा है। तो जो मिली जुली संस्कृति है ये है सांस्कृतिक अस्मिता, अर्थात संस्कृति की पहचान। एक और शब्द आया सांस्कृतिक उपनिवेश, यानी विजेता देश जो होता है, जिन देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है,
वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। जैसे कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या थे, हमारा जो भारत था उनका उपनिवेश था। समझ गए। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति क्या होती है, विजित देश पे लाद दी जाती है। यानी जो जैसे हमारे को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया तो उन्होंने कहा हमारी संस्कृति को भी अपनाओ, और हमें अपनाना जरूरी भी हो गया, तो हमने उसको अपनाया भी। दूसरी तरफ क्या होता है, हीनता ग्रंथि वश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना ही सांस्कृतिक उपनिवेश है। मतलब ठीक है कि मैंने क्या किया, मैं जैसे सपोज अंग्रेज की मैं बात कर रही हूँ कि अंग्रेजों ने यहाँ आए, उन्होंने अपनी संस्कृति हम पे लादने की कोशिश की। जब आप लंबे समय तक गुलाम रहते हो तो उस संस्कृति में आप रचने बसने लगते हो। ठीक है, पहले तो मजबूरी में कर रहे होते हो, उसके बाद आपको वही संस्कृति अच्छी लगने लगती है। देखो, दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से भूल जाना या अपनी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर देना, ये बुरी बात है ना। जैसे आप देखते हो कि चिदम्बरम जी हैं जो हमारे राजनेता है, तो वो जब अपने सांस्कृतिक उसमें होते हैं, ड्रेस में होते हैं, वो उन्होंने कभी कुछ और मैंने देखा ही नहीं, ज्यादातर वो धोती और वो जो उनका कुर्ता, जो भी उनका लिबास है, वो उसी को पहनते हैं। कितना अच्छा लगता है ये देखना। तो ये है, कहते हैं ना, अपनी सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने नहीं खोया, उनको अच्छा लगता है, उनको ऐसा ही करना, उनको जो उनकी ड्रेस है उसको उस तरीके से ड्रेस करना अच्छा लगता है। तो ये है कि उन्होंने अपनी पहचान है कि ये मेरा वो है, ये तो मैं रखूंगा। तो ये चीजें हैं कि जब हम दूसरे की संस्कृति का सम्मान तो वो भी करते हैं, लेकिन क्या है कि अपनी संस्कृति को न खोना। ठीक, आगे चलते हैं। एक है बौद्धिक दास्ता। ये सारे शब्द मैं आपको इसलिए समझा रही हूं, इन पे टिप्पणी आ सकती है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये चारों जो मैं टर्म्स आपको समझा रही हूँ वो इसीलिए समझा रही हूँ कि इस पे शॉर्ट नोट जो टिप्पणी कहते हैं ना, जिसे 2 नंबर की 3 नंबर की, वो आ जाती है, तो आप इसको ध्यान से सुन के जाएं। बौद्धिक दास्ता क्या होती है, दास्ता मने गुलामी, बौद्धिक मने बुद्धि की। तो अन्य को श्रेष्ठ समझना और उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए स्वीकार कर लेना बौद्धिक दास्ता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ये सरकारें आती हैं, 2 सरकारें आई, 4 सरकारें आई, ठीक है, हमेशा ऐसा एक सरकार बनाता है, एक अपोजिशन में रहता है, यानी विपक्ष में रहता है। आप देखिए, अगर दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं कि एक मानता है इस सरकार को, मतलब एक है किसी और उसका दल को मानता है, एक किसी और दल को मानता है, आप उन दोनों के टकराव देखिए। जब हम किसी को, वो कभी भी एक दूसरे के, वो कहता नहीं मेरा सोचना ठीक है, कहता है मेरा सोचना ठीक है। ठीक है, आपका सोचना ठीक हो सकता है, पर दूसरे, अब किसी भी चीज को बिना क्रिटिसिज्म के आपने आंख मूंद के स्वीकार कर लिया, नहीं ये ही बंदा ठीक है, ये ही राइट पर्सन है और दूसरा आदमी रॉन्ग ही है, या आपने कह दिया दूसरा ही राइट है और पहला रॉन्ग है, और आप इतने रिजिड हो गए कि आप उसको क्रिटिसाइज, मतलब इस एंगल से भी तो देखो कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि इनमें क्या क्या गलती है, क्या क्या अच्छाई है। जहां अच्छाई है तारीफ करो, जहां बुराई है उसको बुरा समझो। नहीं, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। जो मैं कह रही हूं, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं जो एक ही किसी भी राजनेता की पूंछ पकड़कर उसी की बात करते रहते हैं। दूसरा उठाएगा, दूसरे को पकड़ेगा, वो कहेगा नहीं बस वो ही अच्छा है। नहीं, आप उसको, आपकी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण आलोचनात्मक होना चाहिए। आपको खुले दिमाग से सोचना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि ये इसमें ये खूबियां हैं, ये कमियां हैं, ये खूबियां हैं, ये कमियां हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे तो क्या है, आप बौद्धिक दास्तां के शिकार हैं। तो आप देखो कितना अच्छे से इसने, लेखक ने आपको आगे बढ़ा रहा है। एक है छदम आधुनिकता। छदम आधुनिकता मतलब आधुनिकता का सरोकार किससे है, विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता को स्वीकार करना, नएपन को भी स्वीकारें आप, ये आधुनिकता है। और जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ नहीं स्वीकार करते, उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं, वह छदम आधुनिकता कहलाती है। ठीक है, मैंने कहा कि आप समझिए, जैसे आप यूरोप में रहते हैं, वहां का जो ड्रेस कल्चर है, ठीक है, वहां का जो भी पहनावा है, जब आप उसको वहां पर पहनकर घूमते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम उसी को यहाँ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो मेरे देश की संस्कृति है, वो वहां के लोग उन चीजों को कितना पचा पाते हैं। समझ रहे? इसी तरीके से चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो वस्तुओं से संबंधित हो, चाहे वो घूमने से संबंधित हो, चाहे वो ड्रेस से हो, किसी भी तरीके से हो, तो जब हम बिना सोचे समझे, वो कह रहे हैं तर्कशील या आलोचनात्मक दृष्टि से तो देखा ही नहीं, बस आपने कहा मेरे को तो मॉडर्न बनना है,
मुझे मॉड बनना है, आधुनिक दिखना है। अब क्या किया मैंने, उसको बिना किसी तर्क के बस अपने फैशन के रूप में अपना लिया, बिना ये जाने कि इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं छदम आधुनिकता। छदम होता है धोखा, आधुनिकता माने मॉडर्न, नयापन। तो ये क्या है, धोखे वाली नयापन आपके पास आ जाता है। तो कह रहे हैं इसे छदम आधुनिकता को आप मत अपनाइए, बल्कि आपको बहुत तर्कपूर्ण रहना चाहिए। चलिए अब पाठ की तरफ देखते हैं। लेखक बताता है कि धीरे धीरे हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन सामने आ रहा है, चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, मतलब खूब चीजें मार्केट में आए। इन सारे उत्पादनों को हमारे भोग के लिए बताया जा रहा है कि देखो ये तो सब तो आपके सुख के लिए इकट्ठी की जा रही हैं चीजें। सुख की व्याख्या में भी बदलाव आया, उपभोग भोग को ही सुख बताया जा रहा है और हम धीरे धीरे उत्पादनों के प्रति समर्पित भी होते चले जा रहे हैं। यानी बाजार विलासिता की चीजों से अटा पड़ा है, हमें लुभाने की भरसक संभव कोशिश की जा रही है। अब जाते हो आप एक छोटी सी मशीन खरीदने, टूथपेस्ट खरीदने जाओ, वो इतना बताते 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 इतने सारे फीचर्स उसमें दिखाता। अब क्या होता है, सभी को टॉप मॉडल पसंद आने वाला है, ठीक है। तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी। तो क्या होता है कि सबसे अच्छा जो वो मॉडल की इतनी सारी तारीफें करके बताते हैं। अब चाहे उसमें उतनी तारीफ है या नहीं है, लेकिन आपको कौन सी चीज समझ में आया। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं जो सबसे महंगी चीज है वही अच्छी है, वो आंख बंद करके उस महंगी चीज को ही ले रहा है, उनको ये फर्क नहीं है कि इसमें क्या फीचर है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो लेखक आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता है। टूथपेस्टों के अपने अपने विचित्र दावे हैं, किसी का मैजिक फार्मूला है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत खनिजों से बनाया गया है। फिर ब्रश की आवश्यकता बता के उसके रंग, आकार, पहुंच के गुणगान गाए जाते हैं। और सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार पैदा कर देने वाली है, ठीक है ना। कह रहा है सौंदर्य प्रसाधन, आप देखते हो ये क्रीम वो क्रीम, इससे रंग ऐसा हो जाएगा, उससे रंग वैसा हो जाएगा, और आपके चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी, आपका स्किन टाइट हो जाएगा, और आपका ऐसा, मतलब इतने सारे आप देखते हो क्रीम्स के तो कितने ज्यादा विज्ञापन आते हैं। इसी प्रकार से साबुन, साबुन की विशेषता का तो कहना ही क्या, कोई गंगा जल से बन गया तो कोई चमड़ी में चमक ला रहा है। और आज के जमाने में किसी संभ्रांत महिला की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 रुपए की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली सी बात है। जो मैं बात आपको कह रही हूँ आप जानते हैं, अगर आपके सिस्टर है, आपकी मम्मी है, तो ये बड़ी मामूली सी बात है। और मैं खुद भी शायद हो सकता है 30 की या 40,000 की सामग्री, प्रसाधन सामग्री मेरी भी टेबल पर जरूर होगी। लेकिन वो क्या बताना चाहता है कि करो जो भी कर रहे हो, लेकिन उसको आलोचनात्मक दृष्टि से, यानी अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान से परखें, ठीक है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है ना। पहले तो क्रीम व्रीम ले औरतों के लिए होती थी, अब तो आप देखते हो शाहरुख खान का ऐड आ रहा है कि भाई चलिए ठीक है, ये है मैंस की ये वाली क्रीम, इसे लगाइए, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब पुरुषों के लिए भी आजकल बहुत सारे फेशियल क्रीम और इस तरीके की चीजें बनी हुई, रेजर, पता नहीं क्या क्या आया हुआ है। तो वो सभी पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं छोड़े हुए। वस्त्रों के फैशन की दुनिया भी निराली है, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ट्रेंडी हैं और महंगे भी। आज घड़ी का प्रयोग देखने के लिए नहीं होता, हैसियत दिखाने के लिए होता है ना। ये बात सच है कि आप देखते हैं कि समय देखना तो बहुत ही गौण हो गया, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि आपकी हैसियत दिखती है कि आपने घड़ी कैसी पहनी हुई है, आपका पैसा दिखता है उसमें। तो कह रहा 50,000 से लेके 1.5 लाख तक की घड़ी खरीद सकते हैं। भले ही संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन म्यूजिक सिस्टम बड़े महंगे खरीदेंगे। यही कारण है, यही कंप्यूटर की भी स्थिति है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल। आप देख रहे हैं मैक्स, अपोलो, ये इतने बड़े बड़े अस्पताल। और इन दिनों तो कोरोना में अस्पतालों का नाम लेते ही आपको समझ में आ जाता होगा उनका बड़ा बड़ा बिल। तो ये क्या है, 5 स्टार होटल्स हैं, ये अस्पताल नहीं है बल्कि 7 स्टार होटल है। और ठीक है कि यहाँ पर अच्छा इलाज तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ लोगों की जेबें भी बहुत खाली की जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल बन गए हैं। ये अभी आप देखिए साउथ दिल्ली में और बहुत जगहों पर, देहरादून में, मसूरी में कितने लग्जरी स्कूल है। तो वो कह रहा है स्कूल भी क्या हो गए हैं, ये भी 5 सितारा स्कूल हो गए हैं कि उनमें बहुत सारा स्विमिंग पूल, हर चीज का फैसिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें में ऐसी भी डाली गई हैं जिसमें क्या होता है, दिखावेबाजी की संस्कृति ज्यादा है। अब तो अंतिम विश्राम यानी मृत्यु के समय का भी ठेका लिया जाने लगा है। इस तरह की प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो गए हैं। विज्ञापन की भाषा ही राइट चॉइस बेबी, ये तो आपने सुना ही होगा, ऐड आता है ना, यही है राइट चॉइस बेबी, आता था।
तो कह रहा है पहली पसंद क्या बन गई है, ये ही बन गई है लोगों की। अब प्रश्न ये उठता है कि इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है। हम अपनी प्राचीन संस्कृति की चाहे कितनी भी दुहाई क्यों न दे, पर यह सच है हमारी परंपराओं का अवमूल्यन अवश्य हुआ है। हम निरंतर बौद्धिक गुलामी करते चले आ रहे हैं। हम प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में शामिल होकर बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में चले आ रहे हैं। हमें दिशा भ्रम हो गया है कि हमें विज्ञापनों के सम्मोहन जाल में निरंतर फंसते ही चले जा रहे हैं। ये बात सच है कि अगर आप देखेंगे अब बाकी विश्व में तो जो विज्ञापन की धूम होगी, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ जरूरत से ज्यादा है। और अजीब बात यह क्योंकि हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मध्यम वर्ग से संबंध रखता है, और जब वो मध्यम वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के लोग उन विज्ञापनों को देखते हैं तो उनका मन ललचाता है। वो बहुत जल्दी से बिना सोचे समझे एक हायर क्लास पे जाना चाहते हैं, उच्च वर्ग में शामिल होना चाहते हैं। हर एक आदमी जाना चाहता है। अब वो ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, विज्ञापन के सम्मोहन जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अपनी जेब नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि हम लोग बस किसी भी तरीके से सारा सामान खरीद ले जो भी विज्ञापन में चटपटा बना के दिखाए, परोसा जा रहा है हमें। सोचना यह है कि अंततः संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स और शीतल पेयों से नहीं सुधरती। अब कह रहा है, क्या आप ये सोचते हो कि हर बच्चा, आप देखते हो ना बच्चों को कितना शौक है चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स, और उनकी ओबेसिटी, उनका मोटापा कहाँ जा रहा है, कितना ज्यादा। क्या हुआ कि उनका खेलने की आदत जाती जा रही है। क्योंकि मैंने बच्चे को आईपैड लेके देना है, मैंने बच्चे को लैपटॉप ले दिया है, और बड़े बड़े मोबाइल फोन। आप देखिए दूसरी तीसरी का बच्चा भी बड़े आसानी से मोबाइल फोन पे, या मैं दूसरी तीसरी तो ज्यादा ही कह रही हूँ, उससे भी पहले जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत बोलना चीलना सीखता है, वो उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं महंगे से महंगा, और वो मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर देता है। दूसरा, हाथ में एक आलू का चिप्स आ गया, कोल्ड ड्रिंक मांगी, कोल्ड ड्रिंक दे दी। तो अब क्या हुआ, जो बच्चे हैं उनकी सेहत कैसे गिर रही है। तो ना तो वो ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, खा क्या रहे हैं, सारा उल्टा सीधा, क्योंकि विज्ञापन को इतनी अच्छी तरह से बताया जाता है कि भाई ये खाइए, वो खाइए, वो चिप्स के, चॉकलेट के, डेयरी मिल्क के, इतना खूबसूरत एड्स आते हैं, बच्चों का पूरा अट्रैक्शन उनके साथ हो जाता है। तो कह रहा है इसका फर्क ये पड़ा, हमारे बच्चों की सेहत बिगड़ी। नंबर 2, चारों ओर आक्रोश और अशांति का वातावरण बनता चला जा रहा है। आप जानते हो चॉकलेट और ये सब जितनी भी चीजें होती है, अब ये जो ड्रिंक्स हैं, इनमें कुछ इस तरीके का भी चीजें होती है जो बच्चों को अपनी एज से कुछ ज्यादा तेज बना देती है। ठीक है, उनके अंदर एक एग्रेशन बढ़ाती है, एग्रेशन आ जाता है उनके अंदर। तो वो एग्रेशन वो आगे तक जाके उनको दुखी करता है। लेकिन गलती किसकी है, गलती हम बड़ों की है, क्योंकि हम उस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का पतन हो रहा है, बस स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ मतलब मेरा अपना, परमार्थ मतलब दूसरे का भला। तो मैं कुछ क्या सोचती हूँ कि मेरा अपना भला हो जाए, दूसरे का हो या ना हो। तो दूसरे का भला करने की सोचना बंद जो मैंने कर दिया, इसे कहते हैं कि मेरा स्वार्थ परमार्थ में हावी हो गया। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं कि मुझे बस ये लगता है कि मुझे कुछ भी मिल जाए, वस्तुओं को उपभोग ही मेरा सबसे बड़ा सुख है, यानी भोग ही सुख है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि जाने अनजाने के आज के माहौल में हमारा चरित्र बदलता चला जा रहा है। आवश्यकता इस बात की हम अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। हमें इस खतरे को चुनौती के रूप में ले लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तरह तरह के जो उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। हमें अब कहीं ना कहीं पर इस चीज को विराम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे लिए चिंताजनक विषय होता चला जा रहा है। हम ये ना समझें कि ये कोई छोटी बात है, बल्कि क्या है, ये बहुत ही गंभीर बात हो गई है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।